अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? आज से हम अपनी तैयारी को और भी धार देने वाले हैं। आज से हम अपनी तैयारी को क्वेश्चन बैंक के जरिए और भी धार देने वाले हैं। आप सब लोग को पीडीएफ मिल गया है? मिल गया है ना? चलिए, तो देखिए, कोई भी एग्जाम ऑनलाइन वाले लोग पीडीएफ अपलोड किया है जी बोला इस वीडियो के साथ? चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को इस वीडियो के साथ पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना होता है, और एग्जाम सच में क्रैक करना है तो उसका स्ट्रेटजी ये कहता है कि क्वेश्चन बैंक पे पकड़, उस एग्जाम के पिछले 10 बरस 15 बरस के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि एक बार जहां से, आइए बाबू लोग, आज हमसे पढ़ लीजिए क्या। आज की देखिए, जहां जहां क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं, क्वेश्चन बैंक जहां जहां क्वेश्चन बैंक में मेरा सबसे ज्यादा जरूरत होगा, वहां वहां हम आपके लिए उपलब्ध होंगे। जब भी पांडवों को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी, या जब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी, भगवान कृष्ण वहां वहां मौजूद हुए। चाहे वह द्रौपदी ही क्यों ना हो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण उनको इतना वस्त्र दिए कि दुशासन जो है साड़ी खींचते खींचते, साड़ी का पल्ला खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। आपको जब भी, जिस समय भी, जहां भी क्वेश्चन बैंक में हमारी आवश्यकता होगी और हमको भी लगेगा नहीं यहां पर हमें काम करना चाहिए आपके लिए, हम वहां पर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है। आज हम दोनों सर जो पढ़ाएंगे, आज हम एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन बैंक को कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन बैंक क्या क्यों महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो आइए क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित? पढ़े हैं ना? बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपको बताया गया है, पढ़ाया गया, हमको पता है। उसमें आपको बताया गया होगा, बताया गया है ना? देखिए, राजवेद मतलब आज के समय में डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में एक राजवेद यानी एक डॉक्टर, एक चिकित्सक हुआ करते थे, जीवक। एक चिकित्सक हुआ करते थे, जीवक। एक चिकित्सक हुआ करते थे, जीवक। जीवक जीवक हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और बिंबिसार के मित्र हुआ करते थे महात्मा बुद्ध। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था। और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत भी जब बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के दरबार में भी किसको भेजा था? किसको? जीवक को भेजा था, जीवक को भेजा था। तो मूल तौर पर जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे, लेकिन दीपक ने महात्मा बुद्ध की भी सेवा किया, चंद्रप्रद्योत की भी सेवा किया। और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, राजगृह के संस्थापक थे। बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना कर अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। और बिंबिसार के विषय में ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु 500 विवाह किया।
500 विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि देखिए, आप जिस गांव में शादी करते हैं ना, जिस गांव के आप दामाद होते हैं, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर वहां पर आपका शासन हो जाता है, क्योंकि वहां के लोग आपकी अवहेलना नहीं कर सकता है, आपकी बात को मानेगा। गांव के दामाद को हर कोई अपना दामाद मानता है, ऐसा होता है, एकदम होता। हमारी ये परंपरा रही है। तो विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार बिंबिसार किए थे, और बिंबिसार ही प्रथम शासक हुए जो अस्थायी तौर पर सेना की नींव रखी थी अपने पास में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? बिंबिसार। और बिंबिसार साम्राज्यवादी शासक था। बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजित, बिंबिसार के शासनकाल के समय कौशल नरेश हुआ करते थे प्रसेनजित। बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से भी विवाह किया था, और जब बिंबिसार महाकोशला से विवाह किया था तो उसे दहेज के रूप में काशी मिला था, काशी मिला था, काशी। आगे उदयन, बिंबिसार का पोता था उदयन। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा को बसाया था, जिसे पटना कहा जाता है आज के डेट में। और उदयन ही जब पाटलिपुत्रा को बसाया था तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। चंद्रप्रद्योत बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? देखिए, सुनिए बाबू सोना, समाजवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण। देखिए, सामान्य तौर पर समाजवाद का अर्थ होता है समानता, समानता। जैसे क्या आज भारत में समानता है? नहीं। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, ऐसा है ना? तो क्या समानता है? मतलब समानता वाली विचारधारा जिसकी होती है उसे ही समाजवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति माना जाता है। आपको कांग्रेस में गांधीवादी विचार के भी लोग थे, उदारवादी भी थे, उग्रवादी भी थे और समाजवादी भी थे। समाजवाद एक विचारधारा है। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के हुआ करते थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के हुआ करते थे, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन और हद तक जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी विचारधारा के हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि मैं राजा और राजतंत्र में विश्वास नहीं करता हूं, मैं समाजवादी विचारधारा में विश्वास करता हूं, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। और कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करते हुए ही आचार्य नरेंद्र देव ने मीनू मसानी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है बाबू? 1934 में हुई है। और किसने किया है? आचार्य नरेंद्र देव। किसने किया है? किसने किया है? उत्तर क्या होगा बाबू? नरेंद्र देव, नरेंद्र देव। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेसी थे, गांधीवादी थे। ये राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी थे, मौलाना आजाद गांधीवादी थे, सरदार पटेल गांधीवादी थे, क्योंकि ये सभी गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे और गांधी जी के विचारों पर चलते थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो कहा जाता है कि गांधी जी अगर राजेंद्र प्रसाद को बोल देते थे कि यहां बैठे रहना, बैठले रहते, उठते नहीं थे। इतने बड़े गांधीवादी थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी जो कह दिए उसको मानते थे।
सरदार पटेल तो थोड़ा आलोचना भी कर देते थे गांधी जी की बातों का, लेकिन आपको राजेंद्र प्रसाद जो गांधी जी कह दिए बस, हाँ, मूर्त की तरह मानना, समझे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब यहां पर आप समझिएगा, शुरू में जानते एगो हिस्ट्री, एगो पॉलिटी, एगो ज्योग्राफी दी है, ताकि आप देखिए हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, समझ गए। आगे देखिए ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन, कौन सा एक महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश। कौन महादेश बाबू? अफ्रीका महादेश। यहां पर मानचित्र नहीं लगाया, मानचित्र लगाना चाहिए भी, हाँ लगाया है। देखिए बाबू, पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। उन अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो लाइन हम आपको बाबू खींच रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। फिर एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ये जो बाबू रेड कलर से हम आपको खींच रहे हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बाबू हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बाबू? कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। और फिर उसी प्रकार से विषुवत रेखा से जब हम लोग नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें बाबू, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पिंक कलर से हम आपको रेखा खींच रहे हैं, ये आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यानी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब यहां पर बाबू आप देखिए, रेड कलर कर्क रेखा, ब्लैक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब आप बाबू देखिए विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले बाबू आप देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है, कर्क रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा एशिया महादेश से होकर गुजरती है। ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, और ये एशिया महादेश है। तो कर्क रेखा बाबू उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। और फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। और फिर मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, और मकर रेखा लगभग ऑस्ट्रेलिया महादेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। तो इसमें आप गौर फरमाइए, उत्तरी अमेरिका महादेश से कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महादेश से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी गुजरती है, आंसर अफ्रीका। फिर एशिया महादेश से कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया महादेश से जो है आपको मकर रेखा सिर्फ गुजरती है। वहीं यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप महादेश से ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना विषुवत रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा गुजरती है। जैसे यहां पर बाबू एक प्रश्न आया है कि किस महादेश से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों गुजरती है, आंसर अफ्रीका आपने देखा। उसी प्रकार से बाबू अगर आपसे पूछ दिया कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर रेखा गुजरती, आंसर क्या होगा? क्या होगा? यह बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, तो सोचना है। सब महादेश से तो गुजर भी करती है, 7 को महादेश है, उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका है 7। तो इन महादेशों में 2 महादेश है जिससे होकर ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर रेखा गुजरती है। एक है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित यूरोप महादेश, और दूसरा है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इस लाइन को बाबू आप क्वेश्चन पे ही लिखिए या फिर कॉपी में लिखिए कहीं पर। ये सब लाइन हम जो लिखा दिए वो सब जरूर याद रखिए, समझ गए? लिखिएगा बाबू, यूरोप और अंटार्कटिका
यूरोप और अंटार्कटिका, ये दो यूरोप और अंटार्कटिका ये दो ऐसे महादेश है यूरोप और अंटार्कटिका ये दो ऐसे महादेश है जिससे 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 ना तो कर्क रेखा ना ही विषुवत रेखा और ना ही मकर रेखा गुजरती है और ना ही मकर रेखा गुजरती है फुल स्टॉप। और एक बात जानिए और जानते हैं अंटार्कटिका महादेश पर मानव नहीं रहता है। यहां पर जानते हैं सब देश रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत सब देश अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया हुआ है। अंटार्कटिका महादेश पर सब देश अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया हुआ है। इसी वजह से अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता। और अंटार्कटिका महादेश पर जो है पूरा बर्फ जमा हुआ है, जिस वजह से इसका आकृति हमेशा चेंज होते रहता। बर्फ पिघलता है, बर्फ जमा है तो अलग आकृति, बर्फ पिघलता है तो अलग आकृति। मतलब अंटार्कटिका महादेश को गतिमान महादेश भी कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महादेश, गतिमान महादेश। और साथ ही साथ जो है अंटार्कटिका महादेश पर कोई मानव निवास नहीं करता है। और यहां पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये तीनों अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध केंद्र है। ये सब बात लिखिए, सब बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लिखिए आप। अंटार्कटिका, नेक्स्ट पॉइंट, अंटार्कटिका विश्व के दक्षिणी ध्रुवीय अंटार्कटिका विश्व के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थापित महादेश है जहां मानव निवास नहीं करता है। महादेश है जहां मानव निवास नहीं करता है। इस महादेश को विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कहा जाता है। इस महादेश को विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कहा जाता है। इस महादेश को विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कहा जाता है क्योंकि विश्व के सभी देश यहां अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। फुल स्टॉप। उसी में दक्षिण गंगोत्री मैत्री
और भारती, दक्षिण गंगोत्री कोमा मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री कोमा मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थापित, दक्षिण गंगोत्री कोमा मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थापित, अंटार्कटिका में स्थापित 3 भारत के अनुसंधान केंद्र है, 3 भारत के अनुसंधान केंद्र है, 3 भारत के अनुसंधान केंद्र है। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, उसी में इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे आइए, ये सब बात आप बाबू याद रखिएगा। अब आगे आइए, आगे भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आप भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में मूल तौर पर 395 गो अनुच्छेद है। भारत के संविधान में मूल तौर पर जो 395 गो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। जब आप अनुच्छेद 1 को पढ़िएगा ना, तो अनुच्छेद 1 ही हमें यह जानकारी देता है कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 हमें 2 बात की जानकारी देता है। पहला, अनुच्छेद 1 हमें भारत के संवैधानिक नाम के बारे में जानकारी देता है। मतलब अनुच्छेद 1 हमें यह बतलाता है कि संविधान में भारत के लिए कौन से नाम का प्रयोग हुआ है। तो संविधान में भारत के लिए, संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया नाम का प्रयोग हुआ है। भारत और इंडिया नाम का प्रयोग हुआ है। इसके अलावे संविधान में कहीं पर आर्यावर्त नहीं मिलेगा, जम्बू द्वीप नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान नहीं मिलेगा। ये सब भारत का नाम जो है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। संविधान में या तो भारत के लिए इंडिया शब्द है या भारत के लिए भारत शब्द, भारत के लिए भारत शब्द। समझ गए? तो एक ये जानकारी अनुच्छेद 1 देता है। दूसरा, अनुच्छेद 1 हमें यह जानकारी देता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखिए बाबू, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आज के डेट में हम लोगों का अधिकार है। मतलब आज के डेट में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि महात्मा गांधी सेतु पुल बन रहा है। अब आपकी इच्छा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमको लेना है। आप सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बड़ा अधिकार है ये। और सूचना का अधिकार हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार समाप्त हो नहीं पाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत के डीएनए में है। इसी वजह से भ्रष्टाचार भारत से खत्म होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा जो तमाम पहल किए जा रहे हैं, उन पहल के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा पारित किया गया था और इस पर राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी 15 जून 2005 को दिया। 15 जून 2005 को दिया और यह लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, लेकिन ऑप्शन में 12 अक्टूबर 2005 है ही नहीं। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति, देखिए जब कोई अधिनियम, कोई बिल आता है तो उसको लोकसभा राज्यसभा पारित करता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपना मंजूरी देता है, तब वह कानून बन जाता है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी 15 जून 2005 को दिया है और यह लागू 12 अक्टूबर 2005 से हुआ है। लेकिन इसमें 12 अक्टूबर 2005 है नहीं,
तो इसी सब क्वेश्चन में कॉमन सेंस यूज करते हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। मतलब यहां पर उस डेट को टिक करना है जिस डेट में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005। और एक बात जान लो बाबू, हम कितनों तुमको पढ़ा दे, अगर तुम में कॉमन सेंस नहीं है तो जनरल कंपटीशन में बाबू तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो कॉमन सेंस डेवलप करना होगा। अगर नहीं है, कहां पे क्या सोचना है, कहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब सवाल उठता है कि कॉमन सेंस डेवलप कैसे होगा। तो कॉमन सेंस डेवलप होगा जब तुम दिमाग के लिए कुछ करोगे। और दिमाग के लिए भी एक्सरसाइज करना होता है, दिमाग के लिए अच्छा भोजन खाना होता है, दिमाग को अच्छा बनाने के लिए जो है अच्छी पुस्तकें पढ़नी होती है, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, तब कॉमन सेंस का विकास होगा। किताब पढ़ना होता है, समझ गए। तो आंसर होगा ए। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। देखिए आम चुनाव का मतलब क्या होता है जानते हैं बाबू। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा का चुनाव। सामान्य तौर पर जब आप आम चुनाव देखिए ना तो आप समझ लीजिए बाबू इसका मतलब लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा है। सामान्य तौर पर अगर आप आम चुनाव देखिए तो आम चुनाव का मतलब बाबू आप क्या समझ लीजिए, तो आम चुनाव का मतलब आप बाबू समझ लीजिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। देखिए पूरे देश को वर्तमान में 543 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। 543 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है जिसमें आम जनता भाग लेता है। और वैसी आम जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है और भारत की मतदाता सूची में उसका नाम है, वही आम जनता लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है और अपने अपने संसदीय क्षेत्र से अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आम जनता चुन करके लोकसभा भेजता है और लोकसभा के लिए चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव 543 लोकसभा सीट के लिए होता है। 543 के 543 सदस्य चुने जाते हैं। अब हाय क्या जानते हैं, लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया और वह बिना शपथ ग्रहण के लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने लगा तो उस कंडीशन में उस पर जुर्माना लगाया जाता है 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। कोई लोकसभा का सदस्य चुनाव जीता, शपथ नहीं ग्रहण किया, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले लिया, जितना दिन भाग लेगा उतना दिन 500 के हिसाब से जो है जुर्माना उसको लगाया जाता है। नेता पॉकेट से पैसा निकालने वाला। तो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य, लोकसभा के नवनिर्वाचित, उधर छोड़िए ना क्या हो रहा है, अरे छोड़िए उधर, इधर पढ़िए, इधर ऐसे होते रहता है, इधर उधर सब चीज होते रहता है, उतना परेशान नहीं होना। लोकसभा के भाई क्या जानते हैं, खाना आया खाना खा नहीं पाए, हुआ क्या, फाउंडेशन बैच लिए 12:30 पौने 1 से 2 बजे तक, फिर 2:15 बजे यहाँ आए, फिर आपकी क्लास में आ गए। अब आपकी क्लास से निकलेंगे तब खाना खा पाएंगे। चाय है समझिए। लाल चाय में जो मजा है ना वो दूध वाला में कहाँ है। हम लाल चाय ही पीते हैं, दूध वाला चाय हम नहीं पीते हैं। ठीक है, लाल चाय बेस्ट, शरीर स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है, हेल्थ के लिए भी ठीक होता है। बहुत गर्म है वो। हाँ सुनिए, तो नेता सब पॉकेट से पैसा निकालेगा, जुर्माना देगा, नहीं देगा। तो लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण करके ही, शपथ ग्रहण करके ही, लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण करके ही, शपथ ग्रहण करके ही लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है। अब लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों में से ही यह देखा जाता है कि कौन सबसे वरिष्ठ है।
मतलब कौन सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना है। कोई लोकसभा का सदस्य 5 बार बना है, कोई 6 बार, कोई 7 बार, कोई 8 बार। जो सबसे अधिक बार बना है, जो 8 बार बना, वरिष्ठ सदस्य माना जाएगा। वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा के 543 सीट के लिए चुना हुआ, उसमें जो वरिष्ठ सदस्य है, उस वरिष्ठ सदस्य को भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारत के राष्ट्रपति भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किए थे। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला देता है। और प्रोटेम स्पीकर जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला देता है, तब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं। और फिर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य जब भाग लेने लगते हैं लोकसभा की कार्यवाही में, तो वे अपने सदस्य गणों में से ही किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनने का काम करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही होगा जो लोकसभा का सदस्य। आजाद भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर बने। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो ये ना पूछा होगा कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने हैं, गणेश वासुदेव मौलंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला। वर्तमान में 18वीं लोकसभा अस्तित्व में है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू लोग सुना है, समझा है तो बताओ। बी होगा। हाँ, आगे, भारत के संविधान का विचार किसने दिया? क्या कोई दिक्कत हो उस क्वेश्चन में? नहीं ना। देखिए, सुनिए, एगो बात बताते हैं। यूपीएससी दीजिएगा ना, यूपीएससी दीजिएगा, प्रीलिम्स अगर में भी दीजिएगा या क्वेश्चनों देखिएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहिएगा, क्वेश्चन आंसर देखिएगा, आपको ए यू उत्तर हो सकता है, बीओ हो सकता है, सीओ हो सकता है, डीओ हो सकता है, लेकिन उसमें उत्तर एक ही होता है। जैसे अब मान लिया जाए कि आपके सामने प्रस्ताव आया कि आप आलिया भट्ट से विवाह कीजिएगा कि कैटरीना कैफ से। आप तो कहिएगा एकरो से हो जाए तो ओकरो से कर लेंगे, ओकरो से हो जाए तो ओकरो से कर लेंगे, लेकिन होगा तो किसी एक से ही। फिर दोनों अब शादीशुदा हो गई, दोनों शादीशुदा हो गई। एगो विक्की कौशल ले गया और एगो रणबीर सिंह या रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, ये दोनों में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, रणबीर कपूर रणबीर सिंह, समझे? हाँ, रणबीर सिंह की कपूर, हाँ ठीक है, जो भी ले गया ना अपना, छोड़िए। अब हमको उससे क्या मतलब। वैसे ही सुनिए, कभी कभी बिहार पुलिस जैसे वनडे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा बीओ होगा, सीओ होगा, बीओ हो सकता है, सीओ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। और एप्रोप्रिएट तो आंसर एक हो सकता है, देना तो आपको एक है। विवाह तो आपका या तो आलिया से होगा या कैटरीना से होगा, दोनों से तो हो नहीं सकता है, तो आंसर तो कोई एक हो सकता है। एप्रोप्रिएट आंसर उसमें हो सकता है, उसको ऐसा तो उस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है नहीं मेरे ख्याल से जी। हाँ डी, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एप्रोप्रिएट, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर इसका बी होगा। यही तो कॉमन सेंस यूज करना है। तो कॉमन सेंस यूज करना सीखेंगे आप पढ़ने से, क्वेश्चन को एनालिसिस करने से। जैसा कि हम पढ़ते पढ़ाते तो कॉमन सेंस हमने थोड़ा सा तो आइए गया, तब ना बता देते कि बी होगा कि डी होगा। डी एकदम एप्रोप्रिएट आंसर होगा, बोर्डो बी ही मारेगा, एकदम आप कंफर्म मान लीजिए, समझ गए? अब देखिए एगो बात बताइए, ठीक है, डी क्यों नहीं होगा हम आपको समझा देते हैं। अब मान लिया जाए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, यानी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुमत में आ गया, बीजेपी बहुमत में आ गया, लेकिन कांग्रेस का कोई सदस्य
लगातार 10 बार लोकसभा का सदस्य चुना गया है, सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी कोई है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू उस कांग्रेसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगी? कदापि नहीं। बल्कि बीजेपी के चुने हुए सदस्यों में द्रौपदी मुर्मू यह देखेंगी कि बीजेपी में कौन सबसे वरिष्ठ है। अब मान लिया जाए कोई बीजेपी में वरिष्ठ है जो 6 बार चुनाया है, कांग्रेस का 10 बार वाला चुना है, तो कांग्रेस के किसी एमपी को प्रोटेम स्पीकर नहीं नियुक्त करेंगी द्रौपदी मुर्मू, बल्कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगी जो सबसे वरिष्ठ होगा। इसी वजह से डी नहीं होगा। समझ में आया अब डी क्यों नहीं होगा? आए समझ गए ना? आगे, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय ने, किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में। और बाबू देखिए बी.आर. अंबेडकर, इनके बारे में क्या कहे जानते? हम अंबेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानते हैं पता है? हम एक बात बताते हैं, हम अंबेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानते हैं और हम सभी को अंबेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानना चाहिए। अंबेडकर साहब का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट का दुनिया दीवाना है। देखिए अंबेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ। अंबेडकर साहब महार जाति से आते थे, दलित जाति था, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, तो अंबेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ था। अंबेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ तो अंबेडकर साहब पढ़े लिखे और उसने यह तय किया हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ है, लेकिन हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होने देंगे। और फिर जब वे संविधान बना रहे थे तो संविधान में अनुच्छेद 17 को उन्होंने शामिल किया और उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया और छुआछूत के अंत करने की घोषणा किया, अस्पृश्यता के अंत करने की घोषणा किया। और संविधान का यह प्रावधान कहता है कि आज की डेट में अगर कोई छुआछूत का व्यवहार किसी के साथ करे तो यह माना जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और फिर आप उस स्थिति में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देश के सबसे शीर्ष अदालत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके मामलों की सुनवाई करेगा और आपको न्याय देगा। मतलब अंबेडकर साहब के दीवाने हम इसलिए हैं क्योंकि अंबेडकर साहब जो कष्ट झेले वो कष्ट अपने आगे आने वाले पीढ़ियों को नहीं झेलने दिए। एक ये रीजन है। दूसरा, उनका जो विचार था, देखिए कितना शानदार विचार था। संविधान में आरक्षण अभी ईडब्ल्यूएस समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण, यानी सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उसे 10% आरक्षण, ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण, एससी एसटी समुदाय के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ये कंसेप्ट कौन दिया था? संविधान में आरक्षण का कंसेप्ट कौन दिया था? संविधान में आरक्षण का कंसेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच जो पूना समझौता हुआ है सितंबर 1932 में, वो पूना समझौता से ही तो आरक्षण का कंसेप्ट आया है। और आरक्षण जरूरी है या नहीं है तो हम आपको यहां पर बताते चले, आरक्षण जरूरी है। क्यों आरक्षण जरूरी है? हम तुमको तर्क दे रहे हैं, तुम सुनो। मान लो घर में तुम 2 भाई हो, एगो पूरा उसको खाने के लिए कुछ तो मिला, दरड़ फरड़ के दूध दही सब्जी थोड़ा पूरा खा के बलिष्ठ बन गया, और जो बलिष्ठ बन गया वो अपना छोटका भाई को खाने ही नहीं दे रहा है, उससे भी छीन के खा ले रहा है। एकदम भूखा है, छोटका भाई खाने के लिए बैठा, उससे भी छीन के दूध पी ले रहा है, खा ले रहा है। तो उस स्थिति में वो कमजोर हो जाएगा। अगर कमजोर हो गया और अगर माँ बाप उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और दी तो बच्चा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, बीमार रहेगा। फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते रहिए।
ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? और ऐसा होता है या नहीं होता है? एकदम होता है। और जो दो भाई है, अगर एगो दुबला पतला है, आंतरिक तौर पर कमजोर है, बीमार रह रहा है, उस पर मां बाप भी ज्यादा ध्यान देता है और देती है, हां या ना? तो हमारे समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अगर उन्हें विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा तो क्या वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे? नहीं। और जब वे समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे तो क्या देश का सर्वांगीण विकास होगा? नहीं। और हम सभी भारतवासी को, अगर आप पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सबको मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। और विकास सामूहिकता का प्रतिरूप है। सामाजिक सामूहिकता ही देश को विकास के पथ पर ला सकता है। सामाजिक सामूहिकता ही देश को विकास के पथ पर ला सकता है। तो आरक्षण का कंसेप्ट अंबेडकर साहब ही दिए। सामान्य तौर पर दलित और पिछड़े जाति के लोग तो अंबेडकर साहब का खुले तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन ऊंची जाति के लोग विरोध करते हैं। तो हम ऊंची जाति के लोगों को यह कहना चाह रहे हैं, आज के डेट में ऊंची जाति के लोगों को जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 10% आरक्षण दे दिया गया है, क्योंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान अंबेडकर साहब करके गए थे। इसी वजह से ऊंची जाति के भी वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी 10% आरक्षण मिला है। तो ऊंची जाति के लोगों को भी अंबेडकर साहब के विचारों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो भी उससे लाभान्वित होते। हाँ या ना? यही सब रीजन है, समझ गए। और अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता। और ऐसा ना है कि सिर्फ अंबेडकर साहब संविधान बनाए, संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा के एक सदस्य अंबेडकर साहब, लेकिन संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी वजह से अंबेडकर साहब को संविधान निर्माता माना जाता है। अंबेडकर साहब के बारे में और क्या बोले, कम से कम एक लेक्चर पूरा, एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह अंबेडकर साहब के बारे में हम बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज ना है, लेकिन एक सप्ताह 2 घंटा के हिसाब से, मतलब 14-15 घंटा हम अंबेडकर साहब के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे तो और बोल सकते हैं, जितना पढ़े उसमें 14-15 घंटा बोल सकते हैं। ठीक है। उनकी 2 बीबी थी, पता है आपको? वो हिंदू जन्म लिए थे लेकिन मरे नहीं थे हिंदू, वो बौद्ध होकर के मरे थे, समझो, हिंदू धर्म को छोड़ दिए थे। चलिए पढ़िए, कितना अंबेडकर साहब को जानिएगा, बहुत जान लिए। और इसमें से भी बहुत सारा चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, समझो। जितना अभी हम भाषण दिए, कुछ भी भाषण देंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। और इसी सब चीज से, ये सब चीज से तुम लोगों के अगर गौर से सुनेगा, कॉमन सेंस का विकास होगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? जानते हैं आप लोग? भारत के मूल संविधान मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी को मूल संविधान कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में जानते हैं मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अनुशंसा किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 12 सदस्यीय समिति था, जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह अनुशंसा किया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। और फिर आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का क और 51 का क जोड़ा गया। भाग 4 का क और 51 का क जोड़ा गया। भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। भाग के संदर्भ में मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क या ए में है, और अनुच्छेद के संदर्भ में 51 के क या ए में है। और मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। भाग 5 में संघ का शासन है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 6 में राज्य का शासन है। और भारतीय संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधान है। भाग 1 में
संघराज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ का शासन, भाग राज्य में राज्य, भाग 5 में संघ का शासन, भाग 6 में राज्य का शासन, भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, खत्म है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन, भाग 9 में पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध। इसी प्रकार से अनुवाद है, समझ गए। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम आपको देंगे, इसका परेशान नहीं होना। संविधान की अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। देखिए, जानते हैं बाबू लोग, सुनिए सुनिए, आपको भारत में न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर, भारत में न्याय प्रणाली की बाबू लोग अगर हम बात करें तो भारत में न्याय प्रणाली के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जिला में आप जिस भी जिला के हैं, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, या जहां के भी आप हैं, उस जिला में आप देखेंगे एगो न्यायालय होता है। न्यायालय होता है। और जिला में एगो व्यवहार न्यायालय होता है, एगो सत्र न्यायालय होता है। ये जो जिला में व्यवहार न्यायालय, सत्र न्यायालय होता है, वही सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है। जैसे पटना में देखिए ना, पटना में एगो हाई कोर्ट है, उधर चिड़ियाघर तरफ जाइएगा तो पटना हाई कोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ गांधी मैदान में एगो न्यायालय है, गायघाट में एगो न्यायालय है। गांधी मैदान और गायघाट में जो न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत आएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत आएगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट पटना में है, और पटना में गायघाट और यहाँ गांधी मैदान के पास जो है अधीनस्थ न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति है। मतलब ये वही बात है, जैसे मान लिया जाए आपका बड़ा भाई है, 2 साल पहले से पटना में रह रहा है, आप पटना आए तो आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे, इसको देखना थोड़ा अच्छे से। अधीक्षण मतलब देख रेख करना। तो उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट का अधीक्षण करता है। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 226 में, 227 में, 228 में, 229 में? नहीं, 226 में है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, 226 में अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर आपको अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट जाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 के तहत जब आप हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट आपको लेकर के 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख। समझ गए? अनुच्छेद 227, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 के तहत ही उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है। अधीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। जिस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत संसद का 2 सदन होता है। संसद का 2 सदन होता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्य। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा होता है। तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद का 2 हाउस होता है। संसद के 2 घर होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यहां पर समझिएगा, यहां पर जो बता रहे हैं बाबू, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, तुम जान लो। और इसको कॉपी में तुमको लिख लेना है। हम लिखेंगे कुछ नहीं, पहले समझ लो फिर हम तुमको लिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। लोकसभा का चुनाव का जहां तक सवाल है, लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है।
लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है, आम जनता, वैसी आम जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में है, वही लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है, वही लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है। तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करता है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की आम जनता जो वयस्क है, जिसका नाम मतदाता सूची में है वह। अब राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि राज्यसभा के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि राज्यसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेता है। एक बात आप जानिए, जैसे बिहार है, बिहार को लोकसभा में 40 गो सीट और राज्यसभा में 16 गो सीट दिया गया है। अब बिहार को राज्यसभा में 16 गो सीट दिया गया है, उस 16 सीट के लिए जब चुनाव होगा तो बिहार राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। बिहार राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 243, बिहार की विधानसभा में सीट की संख्या है 243। बिहार के विधानसभा में जो 243 सीट है, ये जो 243 को निर्वाचित विधानसभा बिहार विधानसभा के सदस्य होते हैं, यही 243 को मिल करके राज्यसभा के 16 सदस्यों को बिहार से चुन करके भेजेंगे, राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। जैसे तेजस्वी यादव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। जैसे आपको और भी कई सारे नेता हैं, 243 को विधायक है, हर क्षेत्र का विधायक होगा आपका, और आपका जो विधायक होता है वही राज्यसभा के सदस्य में भाग लेता है। समझ गए? जैसे हम लोग की तरफ का विधायक है कौन? आलोक है, आलोक रंजन है, संभव, हाँ आलोक रंजन है, उसका आलोक पनीर है, समझे, उसका बिजनेस है, बिजनेस, हाँ जहां भी है, छोड़िए ना, उतना बताने का क्या जरूरत, मतलब वो बिजनेसमैन है और भाजपा के विचारधारा से प्रेरित है। तो हर क्षेत्र का आपका भी कोई ना कोई विधायक होगा, है ना, हो तो आपका विधायक सब जो होता है ना, वही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता, समझे हो। तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को ही सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को ही सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं। मतलब एकदम सरल भाषा में कहे, राज्यों के विधायक उस राज्य में जितने राज्यसभा सीट हैं उस पर आसीन होने के लिए लोगों को चुनने का काम करते हैं। समझे ये बात? पक्का? सही में? नहीं समझे? आए? समझ गए? अब इसके आगे देखिए बाबू सोना, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही होता है राज्य में, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही बाबू राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद, राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? विधानसभा के चुनाव में वही भाग लेता है जो लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है, यानी देश की वयस्क जनता। विधानसभा का चुनाव राज्य में होता है, तो जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है उस राज्य की वयस्क जनता, मतलब जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो विधानसभा के चुनाव में भाग लेगा। तो आम जनता इसमें भाग लेता है। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। विधान परिषद के जितने सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य को चुनने का काम राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। पुनः 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। और फिर 1/12 भाग
सदस्यों को चुनने का काम शिक्षक करते हैं और 1/12 भाग सदस्यों को चुनने का काम करता है छात्रगण, जो ग्रेजुएट है उस प्रकार के छात्रगण, स्टूडेंट। अब आप जोड़िएगा तो आपको टोटल पूरा 1 आ जाएगा। 1/3, 1/3, 1/6 प्लस 1/12, 1/12 सबको जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब जितना सदस्य है उसमें से 1/3 भाग सदस्यों को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, 1/3 भाग सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, और 1/12 भाग सदस्यों को शिक्षक, 1/12 भाग सदस्यों को छात्र। समझ गए? तो कौन किसके चुनाव में भाग लेता है, किसका चुनाव में कौन भाग लेता है, ये बात हम आपको बता दिए, इसको आप याद रखिएगा। अब इसको आप लिख लीजिए। कैसे लिखिए? लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में वैसी आम जनता भाग लेता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, 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 तथा उसका नाम भारत के मतदाता सूची में शामिल है, तथा उसका नाम भारत के मतदाता सूची में शामिल है, तथा उसका नाम भारत के मतदाता सूची में शामिल है, तथा उसका नाम भारत के मतदाता सूची में शामिल है। आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम 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 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्य, नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्य निम्न तरीका से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य निम्न तरीका से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य निम्न तरीका से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य निम्न तरीका से चुने जाते हैं। अब ऐसे करके 1/3 ऐसे करके लिखिए। 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, 1 नंबर में 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, 1/3 भाग सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। पुनः 2 नंबर में 1/3 भाग सदस्य स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा, 1/3 भाग सदस्य स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा, 1/3 भाग सदस्य स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा। फिर 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 भाग सदस्य, 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा, 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा, 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 भाग सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 शिक्षक द्वारा, 1/12 छात्र द्वारा,
1/12 शिक्षक द्वारा, 1/12 छात्र द्वारा, 1/12 शिक्षक द्वारा, 1/12 छात्र द्वारा। लिख लिए हैं? लिख लिए? अब लिखे? हुआ? हो गया? तो बताइए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आम जनता ना भाग लेता है? हाँ, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्य के विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? और राज्यसभा के चुनाव में? अगर आप समझे हैं तो इसका उत्तर बताइए। अगर आप समझे हैं तो इस क्वेश्चन का बाबू सोना उत्तर बताइए, क्या हो? ए होगा। ए होगा ना? चलिए, इतना समझ में आया? इतना ही रहने की, भूख लगी आप। अब कंटिन्यू चलेगा ये रूटीन, एक रोज बताए थे, कल हम क्लास आएंगे तो हम रूटीनों बता देंगे, ठीक है? आगे अभी जाना नहीं है, क्लास खत्म नहीं हुआ है। मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 को मैथ रीजनिंग भी आता है। तो 3 बज करके 45, 46, 47, 48, 48 मिनट हुआ। 12 मिनट बाद, 12 मिनट में आप लोग माइंड फ्रेश कर लीजिए, जीएस से अपने माइंड को मैथ रीजनिंग की ओर ले जाइए। 12 मिनट बाद मैथ का क्लास 4 बजे से शुरू होगा, आप सब लोग मैथ का क्लास कीजिए, ठीक है? फिर मैथ का क्लास करके तब आप घर जाइएगा। हो गया आज का क्लास, यहीं तक काट दो, ऑनलाइन काटो, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।